का नाम किस किसने सुना है बच्चों? जावा। जावा कहां पर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश वनों से आच्छादित था, वन आच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानून की कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की क्या की? शुरुआत की। और अंग्रेजों की तरह वे जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। और 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। कितनी थी? अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदान में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश क्या था? वन आच्छादित था। क्या था? वन आच्छादित। और अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। और उपजाऊ मैदानों के ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय थे। डच वैज्ञानिक वानिकी क्या है? डच वैज्ञानिक वानिकी, डच वैज्ञानिक वानिकी, डच वैज्ञानिक वानिकी। देखो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाके पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर दिए। ग्रामीण की जंगल तक पहुंच पर बंदी से थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीण के मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़कों पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाता था। क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। दंड का प्रावधान था। भारत की तरह यहां भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही, कब? 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का क्या किया गया? निर्यात किया गया। 2,80,000 स्लीपर। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। भाई मेहनत तो चाहिए ना। डचों ने पहले तो जंगलों में अब खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इसके मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुफ्त की रोटी तुड़वाई भाई, मुफ्त में कार्य है, मुफ्त में कार्य करेंगे। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इस व्यवस्था को कहा गया ब्लेन। कैसे लिखेंगे बताए? गडिये है एस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। जमीन की चुनौती कैसे थी? जमीन की चुनौती। सबीन है, सामीन है। 1890 के आसपास, कब? 1890 के आसपास सागौन के पेड़ देखे हैं आपने? किसी ने सागौन के पेड़? किसने देखे हैं सागौन?
सागौन, सागौन के जंगलों में स्थित रालंदू बुलातून गांव के निवासी सुरोंतिनों को सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करने का क्या कर दिया, करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि क्योंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई है नहीं है। भाई हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई तो है नहीं, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वाले सामिन का दामाद भी सक्रिय था और 1907 से लेकर 1907 से लेकर कब तक नहीं मालूम, नहीं मालूम। देखो 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। किसके? सामिन के विचारों को मानने लगे। उसका दामाद भी सक्रिय था। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब ऐसे तो युद्ध की स्थिति हो गई। क्या हो गई? युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो वन विनाश होने लगा। वन विनाश, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया? बेहताशा पेड़ काटे। क्या किए? बेहताशा पेड़ काटने लगे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति। क्या? भस्म कर भागो नीति। भस्म कर भागो नीति। भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करने और अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों को निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वाले जंगलों के इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहां भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की क्या थी, जिद के बीच टकराव पैदा हो गया। तो अब क्या थे? बदलाव आने थे। तो वानिकी में नए बदलाव आए। क्या है? नए बदलाव। क्या है? नए बदलाव। देखो वानिकी में क्या नए बदलाव आए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। जंगलों का संरक्षण करना ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया और सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की क्या करनी चाहिए? मदद लेनी चाहिए। मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान के हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंडू, कान राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी क्या की? रक्षा की। और कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते थे। अपने जंगलों की रक्षा स्वयं करते थे। इससे हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। सोच विचार करके देखो। आप भी नहीं करेंगे? हल्ला काहे कर रहे हो?
देखो, जो अखबार सुबह 10 रुपए में मिलता है, शाम को वही 10 रुपए किलो बिकता है। कीमत चीज की नहीं होती, कीमत वक्त की होती है। और कामयाबी खुद चल कर आएगी, वक्त की कदर करोगे तो। क्लियर होगी बात?